नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। YouTube के इस मंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, उसके हमने इशूज और चैलेंजेस के बारे में पिछले सेशन में हमने बात की थी। आज उसी श्रृंखला में हम आज अचीवमेंट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हेल्थ एक पर्टिकुलरली एक ऐसा इशू है जिसके माध्यम से पूरे जनमानस की स्वास्थ्य के बारे में हम सोचते हैं कि उसका किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं स्टेट के द्वारा प्रोवाइड हों और कैसे उसमें प्रॉपर आगे डेवलपमेंट किया जाए। तो उसी क्रम में ये बताना चाहूँगा कि स्टेट पर्टिकुलरली हेल्थ स्टेट लिस्ट के पार्ट में आता है। हेल्थ स्टेट लिस्ट के पार्ट में आता है, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, तो उस क्रम में अगर हम देखें तो अगर हम 70 साल के इतिहास को देखें, 70 साल का मतलब ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के समय से, यानी 1947 में जब हम आज़ाद हुए और 1950 में हमें पूर्ण आज़ादी मिली, उसके बाद से लेकर के अब तक लगभग 70 साल के इतिहास में क्या हमारा हेल्थ के लिए विजन रहा है। हेल्दी इंडिया की अगर हम बात करें, हेल्दी इंडिया का मतलब क्या है कि प्रॉपर सभी लोगों तक एक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं कि नहीं कराई जा रही हैं, उनको उन सुविधाएं मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं। इन सब पे हम आज इस टाइम लाइन के माध्यम से थोड़ा पहले बताना चाहेंगे, उसके बाद से एक एक करके हर बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे। तो देखें तो हेल्दी इंडिया का जो विजन था वो 70 ईयर्स रिपब्लिक इंडिया का जो मोटो है उसके तहत था। दूसरा अगर हम बात करें ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश की दशा और दिशा क्या थी। उस समय अगर इंफ्रा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वो भी कम था, हॉस्पिटल्स भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हुआ करते थे और जो थे भी तो उनमें भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था। कुछ वो शहरों तक ही सीमित थे, ग्रामीण अंचल में प्रॉपर विकास नहीं था, और था भी तो कुछ छोटे छोटे इलाज के लिए ही बस उसकी उपलब्धियां हुआ करती थीं। बड़े इलाज के लिए, बड़े रोगों के लिए, असाध्य रोगों के लिए इलाज की सुविधाएं नहीं थीं। डॉक्टर्स की बहुत व्यापक लेवल पे कमी थी। हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी ख़राब अवस्था में थी। जैसे अगर इंडिया की हम कंप्लीट बात करें तो पूरे इंडिया में प्रॉपर हर जगह, हर स्टेट में एक समान रूप से विकास नहीं हुआ है। जैसा कि अगर नदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे TFR रेट यानी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे उस तरीके का विकास अगर आप देखोगे कि जैसा कि सदर्न स्टेट है उसके तुलना में नदर्न स्टेट का नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ें क्या है कि अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और मिलती भी थी पहले। कब? वो जब ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के टाइम में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। और उसका मेन सबसे बड़ा कारण क्या था? वह था अशिक्षा, गरीबी और कुपोषण। अशिक्षा मतलब एक लिटरेसी लेवल भी जो थी वो बहुत कम हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि हम अभी तुरंत में आज़ाद हुए थे। तो इस वजह से क्या हुआ था कि अशिक्षा व्यापक लेवल पे थी, कुछ ही लोगों तक शिक्षा के साधन उपलब्ध थे। गरीबी बहुत बड़ी लेवल पर थी। कुपोषण की भी समस्या थी कि एक 2 वक्त की जो भोजन है वो सामान्य जनमानस तक पहुंचा पाना, ये भी बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके बाद से अगर हम देखें इसी टाइमलाइन में तो इन सब के बावजूद भी हमारी सरकार ने ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या इसमें बदलाव किए, क्या क्या इसमें कार्य किए, जिससे कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में एक व्यापक लेवल पे परिवर्तन देखने को मिला हमें। तो उसी क्रम में आप देखोगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मतलब क्या है कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 में CGHS की व्यवस्था की गई। CGHS का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वे एम्प्लॉई, यानी केंद्रीय सरकार के वे एम्प्लॉई जो विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करते थे, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के किस तरीके की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, इवन उनके सर्विस टाइम में या उनके रिटायरमेंट टाइम में उनको एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसके लिए CGHS की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की व्यवस्था की गई उसके बाद से 1952 की अगर हम बात करें तो 1952 में एक व्यापक लेवल पे एम्स की घटना की एम्स का निर्माण किया गया, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का, जहाँ पे प्रॉपर रिसर्च इनोवेशंस के अवसर उपलब्ध कराए गए। उसके साथ कुछ
ऐसी बीमारियों के जिनका मतलब असाध्य हुआ करते थे उनके इलाज की व्यवस्था की गई। और आज डेट में ये इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे मतलब आप केवल इंडियंस लोगों के लिए नहीं, जबकि साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या साउथ एशिया की बात करें तो उसके लिए भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, जहाँ पे कम रेट में, अफोर्डेबल रेट में आज भी इलाज होता है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ की तुलना में या और अदर कंट्रीज़ की तुलना की हम बात करें जो कि डेवलप्ड हैं, उनकी तुलना में यहाँ पे सस्ते में इलाज मुहैया कराती है हमारी सरकार। उसके बाद से अगर हम बात करें 2006 में तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आया। उसके तहत क्या था, ये जो वक्त था ये लगभग 11वीं पंचवर्षीय योजना का वक्त था। उसी के समय में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उस समय क्या हुआ कि 6 नए एम्स की जो है निर्माण की मंजूरी दी गई, ताकि व्यापक लेवल पे और जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। और एक ये जो एम्स जो पहले जो केवल दिल्ली में हुआ करता था, इस पर लोड जो कम हो सके। उसके बाद से 2015 में आप देखोगे कि जब मोदी रिजीम आया उसमें भी क्या हुआ, जो है 6 नए जो एम्स की निर्माण की मंजूरी दी गई, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सके। उसके बाद से अगर हम बात करें तो उसी क्रम में आप देखोगे तो 1986 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लाया गया था। इम्यूनाइजेशन का मतलब कि पर्टिकुलरली किसी डिजीज़ के प्रति बच्चों को और महिलाओं को इम्यून किया जा सके, उनको प्रतिरक्षण प्रणाली दी जा सके। उसके लिए क्या हुआ कि उनको तमाम तरीके के, जैसे आपने खसरा का सुना होगा, BCG के टीके सुने होंगे, तो ये सब पहले जो है दिए जाते थे। और आज भी इसका जो दायरा है काफ़ी बढ़ चुका है, वो हम अगले सेक्शन में इसको बताएंगे कि किस किस तरीके से उसको दिया जा रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो समय समय पर हेल्थ पॉलिसीज़ का निर्माण किया गया हमारी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। कैसे, वो अब तक जो है लगभग 1903 ही जो है हेल्थ पॉलिसीज आई हैं, जिसमें से एक 1983 में आया है, 2002 में आया है एंड 2017 में आया है। तो 1983 में वो पहला हेल्थ पॉलिसी हुआ करता था, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर बात की गई कि किस तरीके से प्रॉपर सैनिटेशंस की या बेसिक एमिनिटीज़ की व्यवस्था की जाएगी, और दूसरी चीज़ की MMR रेशियो, IMR रेशियो, इनको किस तरीके से कम किया जाए जो है, और असाध्य रोगों के प्रति क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, उसके इलाज के लिए क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए, ये सब व्यवस्था की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी रह गई कि जो 1983 के प्रोविज़न में छूट गई थी, उसको 2002 में इम्प्रूव किया गया और देखा गया कि स्वास्थ्य प्रणाली एक बेहतर डायरेक्शन में जाने लगी। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ग्रामीण तबके की हम बात करें, वहाँ पे इलाज उपलब्ध हो पाए। PSCs जितने थे, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जो थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो थे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेंटर्स थे, ये काफ़ी स्ट्रेंथन हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो उतना मात्रा में नहीं हो पाया। इस वजह से क्या हुआ, 2017 में एक नया हेल्थ पॉलिसीज लाया गया। ये हेल्थ पॉलिसी जो था गवर्न था किससे, SDG नॉर्म्स के हिसाब से। SDG नॉर्म्स के हिसाब से क्या, UN ने लगभग 17 गोल्स दिए थे। 17 गोल्स का मतलब क्या, जिसमें एक हेल्थ का भी इशू था, एक मतलब यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस की अगर हम बात करें या बेटर हेल्थ सर्विसेज की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंगली ये सभी चीज़ें थीं। अब इसमें क्या है कि प्रॉपरली जो हेल्थ सर्विसेज में अगर हम बात करें, 2017 के हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो MMR रेशियो को कम करना है, IMR रेशियो को कम करना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना है। उसके बाद से लेप्रोसी, TB जो है, इन तरीके के रोगों को 2030 तक, 2025 तक कुछ टारगेट फिक्स किए गए। एड्स की बात करें तो उसके लिए 90-90-90 प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो इसके माध्यम से क्या है कि सबका एक डेडलाइन फिक्स किया गया और कब तक इन रोगों को ख़त्म किया जा सके, इसके लिए भी तमाम गाइडलाइंस जारी किए गए। किसके तहत, 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के तहत जो है। तो ये पूरा आप इस प्रक्रिया में आप देखोगे। उसके बाद से अगर हम बात करें तो आप देखोगे उस टाइमलाइन में जो है 1993 की हम बात करें, TB की जो है, तो उसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसका वो किया गया। ओके, में आप देखेंगे कि 1993 में TB और 1995 में पोलियो जो है एक बहुत बड़ा असाध्य रोग के रूप में जन्म ले चुका था, जिसके माध्यम से अगर देखा जाए तो TB मतलब ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें, जो कि एक तरीके से ऐसी डिजीज बन चुकी थी कि जनमानस में बहुत ज़्यादा रूप से व्याप्त हो चुका था।
तो उसको क्या किया गया कि WHO के द्वारा 1993 में ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की गई, मतलब वैश्विक आपात घोषित किया गया। तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि टीबी के अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, जो है भारत सरकार के द्वारा 1993 में भी आप देख सकते हो कि उसको चलाए गए, जिसके माध्यम से क्या टीबी को मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के तहत या और भी प्रोग्राम्स के माध्यम से इसको कम करने का जो है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे व्यापक प्रबंध किए गए, जिसके माध्यम से इसका जो है इलाज किया जा सके और इसको एक तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो इस पे काम हुआ। दूसरा, अगर 1995 की टाइमलाइंस की बात करें तो पोलियो को आप देखेंगे तो इसमें क्या था कि पोलियो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ये बेसिकली पोलियो होता कैसे है, दूषित जल, दूषित जो है भोजन, इनके माध्यम से क्या होता है, मतलब एक वाटर बॉर्न डिजीज है और ये बेसिकली वायरस कॉजिंग डिजीज है, मतलब वायरस के माध्यम से होता है, पोलियोमाइलिटिस जिसको आप कह सकते हो। तो उसके तहत क्या हुआ कि पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया 1995 में, और ये चलाया किसके लिए गया था, ये 5 साल से कम के बच्चों के लिए चलाया गया था। इसके माध्यम से क्या होता था कि दिसंबर और जनवरी में 2 खुराक दिए जाते थे, 2 टाइम पे खुराक दिए जाते थे, ताकि बच्चों में जो है पोलियो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो वो क्या हो कि दूर हो सके, और बचपन में ही इनको ये खुराक दिया गया। और लगभग इस पर भारत सरकार ने जो है रिसेंटली जो है अगर आप जो है पिछले दशक में आप देखोगे लगभग इस पे क्या हुआ कि इस पर विजय पा ली है कि पोलियो इंडिया से लगभग खत्म ही हो चुका है। अब इसके केसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद से अगर हम बात करें इसी टाइमलाइन में कि 2005 में NRHM की जो है गठन किया गया, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का गठन किया गया। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि ग्रामीण लेवल पे जो है हेल्थ को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, उसके लिए NRHM का गठन किया गया। और ऐसे ही एक NUHM भी था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो है वो अर्बन एरियाज के लिए। तो इसमें याद रखिए दोस्तों 18 स्टेट्स को स्पेशल कंडीशंस में रखे गए, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग पूरे स्टेट्स जो थे जो है, और जो है बाकी कुछ अपने नदर्न इंडिया के स्टेट जैसे आप यूपी की बात कर लो, बिहार की बात कर लो जो है, और जम्मू कश्मीर की बात कर लो, और नीचे भी आप ओडिशा वगैरह भी देख सकते हो। तो टोटल 18 स्टेट्स में स्पेशल पैकेजेस की बात की गई, स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों का हेल्थ जो है बेहतर हो सके। उसके बाद से क्या है कि इसी क्रम में आप देखोगे कि आशा, आंगनवाड़ी जो है इनका, और एक तीसरा नाम मैं लिख देता हूँ ANM, मतलब आशा जो था, जो कि ICDS डिपार्टमेंट्स के तहत कोरिलेटेड था, जो है आंगनवाड़ी भी उसी के तहत था। और ANM का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी ग्रामीण लेवल पे जो डिलीवरीज जो होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज का, तो उनमें क्या होता है बहुत बेहतर रोल अदा करती हैं। तो इनके प्रॉपर जो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की जो है व्यवस्था की गई कि किस तरीके से एक ट्रेंड आशा वर्कर, एक ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर, एक ट्रेंड ANM वर्कर अपने क्षेत्र में किस तरीके से हेल्थ सेक्टर्स को स्ट्रेंथन कर सकें, हेल्थ सेक्टर्स को बेहतर इम्प्रूव बना सकें, इंस्टीट्यूशनल जो है प्रेगनेंसी को किस तरीके से वो अच्छे तरीके से गवर्न कर सकें। तो इन सब के लिए क्या किया गया, NRHM में ही प्रोविज़न किया गया कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनके जो है स्पेशल उनके पर्क्स वगैरह किस तरीके से दिए जाएंगे, और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस हो किस किस तरीके से दिए जाएंगे, ये सभी चीज़ इसमें दिए गए। तो इसके माध्यम से देखने को ये मिला कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हो कि दूर दराज इलाकों में भी जो है आपको ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा, जो है कई जगहों पर मिलेगा, कई जगहों पर नहीं भी मिलेगा, जिस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम की हम बात करें, हेल्थ सेंटर की बात करें कि मतलब सामुदायिक विकास जो है सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर की बात करें तो इनका माध्यम से क्या हुआ कि जननी सुरक्षा योजना, जो कि उसी समय में 2005 में लाया गया था, जिसके माध्यम से क्या किया गया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब संस्थागत प्रसव की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से क्या है कि हॉस्पिटल्स में ही बच्चों का जो है एक तरीके से लेडीज जो हैं वो उनका जो प्रेगनेंसी है, यानी एक तरीके से यंग वंस का जो जन्म हो वो क्या हो कि हॉस्पिटल्स में हो, ना कि ट्रेडिशनल ग्रामीण सिस्टम के अकॉर्डिंगली हो, कि जहाँ पे पता होता है कि प्रॉपर व्यापक व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, और उसमें क्या होता है कि खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो उसके माध्यम से आपको देखने को क्या मिला, MMR मतलब जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, और IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये दोनों के जो है घटने का प्रोविज़न चालू हुआ। ठीक,
तो इस चीज़ आप देख सकते हो कि मातृ मृत्यु दर और जो है चाइल्ड के जो मृत्यु दर जो थी वो दोनों कम हुई। इसी टाइमलाइन में आप आगे देखोगे कि ये तो थी मतलब महिला और बच्चों तक की व्यवस्थाएं इसमें की गई पूरी जो है, और भी तमाम व्यवस्थाएं थी। ऐसा नहीं था कि महिलाओं बच्चों के लिए मतलब एज्ड पीपुल के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई थी जो है, और भी तमाम बीमारियों से, असाध्य बीमारियों के से लड़ने के लिए भी इसमें प्रोविज़न किया गया था किस किस तरीके के बीमारियों का इलाज कैसे कैसे होगा, वो सभी चीज़ें थी इसमें। इसको आप डिटेल में आप इसको जब NRHM वाले पार्ट्स को आप देखोगे जो है तो इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद से 2008 की अगर हम बात करें, 2008 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए यानी असंगठित क्षेत्र के जो कामगार थे उनके लिए भी व्यवस्था की गई। क्या था वो व्यवस्था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत क्या हुआ कि BPL सेक्टर्स के जो लोग थे, मतलब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग थे, उनके लिए एक प्रॉपर इंश्योरेंस स्कीम की व्यवस्था की गई कि अगर जो वो किसी भी असाध्य बीमारी से जो जूझ रहे हैं तो उनका किस तरीके से इलाज होगा, तो उसके लिए 30,000 रुपये की इंस्टेंट मदद की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से छोटे मोटे अपने इलाज करा सकते थे। तो ये सबसे बड़ा काम था मतलब भारत सरकार के द्वारा। और किस मंत्रालय के तहत किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम मंत्रालय के तहत जो है काम किया गया। इसके बाद से इसी टाइमलाइन में आप देखोगे तो 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष का मतलब क्या था कि ये UIP जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ही एक पार्ट है कि जो पहले विभिन्न बीमारियों से एक तरीके से आप बोलोगे कि 12 जो है असाध्य जो बीमारियाँ हैं उनसे क्या हुआ से इम्यून करने की व्यवस्था इसमें मिशन इंद्रधनुष में की गई। जो जैसे कि आप हेपेटाइटिस B की बात कर लो, मिजल्स की बात कर लो और टिटनेस की बात कर लो, ऐसे लगभग 12 डिजीज़ थे जिसमें क्या हुआ कि उसको इम्यूनाइज करने की व्यवस्था की गई। और इसमें एक और जो था 2017 में इसी प्रोग्राम को इंटेंसिफाइड कर दिया गया यानी व्यापक लेवल पे, यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की व्यवस्था की गई। तो इससे क्या हुआ कि 2 साल से कम के बच्चे और मदर्स को क्या है कि इस दायरे में रखा गया। वो मदर थी, याद रखिएगा, कि जो किसी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से छूट चुकी थी, मतलब उनको उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, वो वाली मदर थी। तो मतलब वो मदर जो प्रेग्नेंट हैं लेकिन किसी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उसमें जैसे BCG के टीके वगैरह हो गया और भी तमाम तरह के टीके थे जिसकी ज़रूरत थी, तो उसमें वो नहीं ले पा रही थी, तो वो लोग जो थे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में शामिल थे। तो इस तरीके से आप देखोगे दोस्तों तो कि जो है स्टार्टिंग के पार्ट से लेकर के अब तक जो टाइमलाइन में आपने देखा कि किस किस तरीके से जो है एक हेल्थ का व्यापक लेवल पर डेवलपमेंट हुआ, और आज वो डेवलपमेंट आगे नेशनल हेल्थ मिशन पॉलिसीज़ के द्वारा 2017 की हम बात करें जो कि रिसेंट पॉलिसी है उसके माध्यम से और कितना इस पर काम किया जाना, इस पर भारत सरकार काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रही है। हाँ तो दोस्तों इसी क्रम में आप देखोगे कि अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने टाइमलाइन पहले ही डिस्कस कर चुके, तो अब अचीवमेंट्स की बात करते हैं कि इंडिया ने कहाँ तक प्रगति की इस हेल्थ केयर सिस्टम में। तो अगर जो देखोगे अचीवमेंट्स में मैंने पहला पार्ट लिखा है इंडिया एज ए जेनेटिक फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। जेनेटिक फार्मेसी का मतलब क्या है कि आपको दोस्तों जान के खुशी होगी कि इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो 10% ग्लोबल फार्मा का है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 10% लगभग हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है। और इसमें याद रखिएगा 20% जो जेनरिक दवाएं जो होती हैं वो क्या होता है कि हमारे यहाँ से प्रोडक्शन होती हैं, और विशेषकर बहुत से जो देश हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे कि आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, इवन ब्राज़ील्स की बात करें, ठीक, और भी तमाम जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे जेनरिक दवाओं का जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत लो कास्ट जो है मेडिसिन जो होती हैं, जो कि एक एफोर्डेबल प्राइस में किसी भी जो है लोगों के द्वारा खरीदा जा सकता है, कि जो मास जिसको कहते हैं कि एक जनता जो है उसके द्वारा आसानी से इसको परचेज किया जा सकता है। जेनरिक दवाओं के बारे में हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, इसका किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या होता है। इसी क्रम में आप देखो कि इंडियन फार्मा ही क्यों, मतलब ऐसा क्या कारण है कि इंडिया फार्मा जेनरिक दवाओं बनाने में बहुत आगे है और ग्लोबल फार्मा में भी 10% है। याद रखिएगा कि यहाँ पर सबसे खास चीज़ है कि जो लैंड की अवेलेबिलिटी जो होती है दोस्तों बहुत ईजिली होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आप देखोगे कि जो लेबर कॉस्ट है काफ़ी कम है,
तमाम मात्रा में जो है लेबर फोर्स जो है काफ़ी अच्छे से उपलब्ध है। दूसरी चीज़ कि इससे जो एक मेडिसिन्स को बनाने की जो इशूज़ जो होती हैं, परमिशंस जो होती हैं जो है वो आसानी से मिल जाती है, और आसानी से फार्मा इंडस्ट्री जो है जेनरिक दवाओं से लेकर के और बड़े बड़े ब्रांड नेम की दवाएं भी बना सकती हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए इंडियन फार्मा जो है एक वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा जो है स्थान रखता है। दूसरी जो हम बात करें मेडिकल टूरिज्म की बात करें, मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली आप देखोगे कि हमारे यहाँ अब जो है पहले से हेल्थ केयर इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि जो है आप अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करें जो है, जो कि आसियान कंट्रीज़ की हम देखें तो वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं, जैसे आँखों का इलाज कराने, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ का, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ का, डायबिटीज़ का, और भी तमाम तरीके की डिजीज़ जैसे न्यूरो डिजीज़ेज जो होती हैं ब्रेन से रिलेटेड, उन सब का भी इलाज कराने जो है आते हैं, और अफोर्डेबल प्राइस में मतलब बहुत कम प्राइस में यहाँ से इलाज करा के जाते हैं। जैसे कि आप कई मॉडल्स आप देख सकते हो कि जैसे कि सदर्न स्टेट्स में आँखों के इलाज के लिए काफ़ी मात्रा में मतलब बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है, जैसे शंकर नेत्रालय वगैरह का नाम आपने सुना होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल से इसको आप ऐड कर सकते हो। तो मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब योगदान रखता है जो है जो हमारा हेल्थ सिस्टम। अब इसके क्रम में आप देखोगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें आप देखोगे कि फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करें कि जैसे जितनी मात्रा में विदेशी आएंगे हमारे यहाँ इलाज कराएंगे, चाहे वो जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ के हों, चाहे वो आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के हों या अदर किसी भी नेशंस के हों जो हमारे यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, उससे फॉरेन एक्सचेंजेस आती हैं काफ़ी मात्रा में, जिससे क्या होता है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़ता है। दूसरा जो होता है कि सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करें तो इंडिया का देखिए सॉफ्ट पावर जैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, इस तरीके से आपका एजुकेशन के क्षेत्र में, इसी क्रम में आपका हेल्थ सिस्टम में बेटर एक हेल्थ एक्सपोर्टर के रूप में हम रोल अदा कर रहे हैं जो है। तो उस क्रम में इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है इंटरनेशनल एरिना में यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सॉफ्ट पावर बढ़ता है। तीसरी चीज़ हम बात करें ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं काफ़ी ट्रेंड हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ में जा करके जैसे महामारी के वक्त में या किसी और जो है उसमें देख सकते हो कि ये जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं, मतलब हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं यानी जो लोग काम, जैसे आपने देखा होगा कि केरला की जो नर्सेस हैं काफ़ी मात्रा में जो अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखोगे या एक तरीके से आप जो है ईरान, इराक, सीरिया, इन सब में भी आपने देखा होगा, इस पर तमाम मूवीज़ भी आई होंगी जिसको आप देख सकते हो। तो यहाँ से क्या होता है कि नर्सेस का भी काफ़ी मात्रा में जो एक्सपोर्ट्स होता है, एक्सपोर्ट्स का मतलब कि प्रॉपर एक हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए, एक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि रेमिटेंसेस जो होती हैं इंडिया में आती हैं। तो उसके बाद से क्या है, अगर हम बात करें इंडिजीनियस हेल्थ केयर सिस्टम का, यानी हमारे यहाँ जो इंडिजीनियस हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे कि योगा की हम बात करें, योगा आज का तो है नहीं, योगा बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है, अपने ऋषि महर्षि के काल से चला आ रहा है। तो इसको भी आज जो है क्या है कि योगा को एक विशेष स्थान दिया गया, इंटरनेशनल योगा डे इसके उसमें मनाया जाता है, अब जून में मनाया जाता है, आपने देखा होगा जो है कि अब आपको कमेंट सेक्शन में ये डालना है कि कितने तारीख को योगा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, अब इसको कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिएगा। दूसरा नेचुरोपैथी की अगर हम बात करें, नेचुरोपैथी में भी मतलब नेचुरल तरीके से किस तरीके से इलाज होता है, इसके भी तमाम मेथड्स जो हैं हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव्ड हैं, तो इस पर भी आप देख सकते हो। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की स्ट्रेंथ है। उसके बाद से अगर हम बात करें इंडिया हेल्थ केयर एक्सपोर्टर, मतलब हेल्थ केयर को एक्सपोर्ट करने का प्रयास करता है, मतलब हेल्थ केयर किस किस तरीके से बेटर हेल्थ केयर दिया जाए, तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हो। कैसा आपने सिचुएशन एक और भी देखा होगा कि ड्यूरिंग द कोविड-19 जो है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम ने तमाम जगहों पे अलग अलग कंट्रीज में काफ़ी मात्रा में हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर के जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेकर के एक्सपोर्ट्स किए हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की हम बात करें, ये भी काफ़ी मात्रा में जो है अलग अलग कंट्रीज़ को, जिन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड थी, मतलब पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के रेफरेंस में, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स हुए हैं। तो ये देख सकते हो कि इससे आपका सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज हुआ है। ओके, हाँ तो दोस्तों अब तीसरे वाले पार्ट में आप देखोगे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने टर्म लिखा वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का मतलब क्या है कि जो भी वैक्सीन्स बनती हैं, मतलब किसी भी असाध्य रोगों से लड़ने के लिए वैक्सीन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो
जो 60% जो वैक्सीन जो होती हैं इंडिया में ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि इसका पहले ही मैंने बता चुका है कि इंडिया का फार्मा सेक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे खास चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो परमिशंस और जो ग्रांट्स जो होती हैं वो बहुत इजीली मिल जाती हैं, लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली है। दूसरी चीज़ें क्या है कि यहाँ पे और भी आप चीज़ें देख सकते हो कि इसमें अवेलेबिलिटी आप देख सकते हो। उसके बाद से रोटावैक वैक्सीन्स की अगर हम बात करें, रोटावैक वैक्सीन्स का क्या कि इंडिया में WHO के द्वारा रोटावैक्स वैक्सीन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पहले अपने यहाँ ही टेस्टिंग हुई, तो ये भी आप देख सकते हो एक फ़ायदा। तीसरी चीज़ क्या आप देख सकते हो कि वेंटिलेटर और मशीन्स की अगर हम बात करें, वेंटिलेटर और मशीन्स जो है अपने यहाँ भी काफ़ी मात्रा में बनाई जा रही हैं। यानी जो जिस चीज़ के लिए हम पहले एक्सपोर्ट्स पे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहते थे, उसकी आज के डेट में हम एक तो अपने ही डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। और कुछ जगहों पर आप देखते हो कि अपने सॉफ्ट पावर के तहत हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद से अगर हम चौथे इसके पैरामीटर्स में देखें तो मेजर हेल्थ इंडिकेटर इम्प्रूव्ड हुए हैं, जिसके तहत आप MMR और IMR को देखोगे तो MMR यानी जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी मात्रा में कम हुआ है, जैसे कि 212 से लेकर के 167 तक आया है। और नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली क्या है, इसको और ज़्यादा मात्रा में कम करना है। तीसरी चीज़ की IMR भी आप देख सकते हो कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट भी जो है समय समय पर कम हुए हैं। तो ये हमारे हेल्थ केयर के डेवलपमेंट का ये नतीजा है कि आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर पहले की तुलना में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा एक समस्या क्या है कि जिस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम्स जो है पर्टिकुलरली सुधर रहा है, उसी के क्रम में पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक मेजर टास्क है इसको कैसे टैकल करने का। इसके बाद से अगला देखोगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आप देख सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हेल्थ को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस बनाई हैं। तो उसमें आप देखोगे तो पहला चीज़ तो राइट टू हेल्थ की बात हम करें। राइट टू हेल्थ जो पार्ट किसका, आर्टिकल 21 का जो है, तो इस आर्टिकल 21 में इसका प्रोविज़न किया गया। और आप देखोगे कि 15 जो फिनांस कमीशन में रिकमेंड किया गया है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जो कि 2022 में होगी, उसमें जो है राइट टू हेल्थ को जो कम्प्लीटली एक ऐसा घोषित कर दिया जाए जिसके माध्यम से, चूँकि हेल्थ जो अभी स्टेट लिस्ट का विषय, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए और सबकी एक्सेसिबिलिटी हो जाए, यानी सेंट्रल भी उस पर अपने कानून बना सके और स्टेट भी बना सकें और एक हेल्थ केयर को और बेटर डायरेक्शन में ले जाया जा सके। इसी क्रम में आप देखोगे कि जो है स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पर्टिकुलर हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन और भी तमाम जो चीज़ें होती हैं उसके मेंटेन करने का जो है दायित्व स्टेट्स पे होता है। और उसका प्रोविज़न किस में दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, DPSP में, जो कि पार्ट 4 में आता है, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 39E, 41, 42, 47, 48, जिसको आप अपने पॉलिटी वाले सेक्शन से आप इन आर्टिकल्स को बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद से देखोगे लेजिस्लेशन, स्कीम, पॉलिसी फॉर हेल्थ केयर, मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ में कुछ कुछ नियम बनाए गए कि किस तरीके से IMR के रेट को कम करना है, किस तरीके से MMR के रेट को कम करना है, किस तरीके से तमाम जो TBs, लेप्रोसी, एड्स, इनके टारगेट को फिक्स किए गए। ठीक, तो और किस तरीके से एक बेटर हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सभी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ में इसके स्कीम्स बनाए गए। उसके बाद से अगर देखोगे कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि जैसा कि एजुकेशन में भी आपने देखा होगा कि बजट का जो है प्रोविज़न बहुत कम मात्रा में है। GDP का मतलब जो है 1 से 1.8% आप देख सकते हो। तो उसी तरीके से हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ का भी जो परसेंटेज है GDP के अकॉर्डिंगली, तो वो भी बहुत कम मात्रा में। इसको बढ़ा करके क्या है कि 2.5% GDP का 2025 तक करना होगा, ताकि एक बेटर हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइस पे हम जो है रूरल इंडिया को, जहाँ पे मतलब हमारी लगभग 70% आबादी निवास करती है, उसको एक बेटर हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद से क्या है कि इसी में 1.2% जो है हेल्थ केयर बजट चाहिए, किसके लिए, PHC को इम्प्रूव करने के। PHC का मतलब क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। यानी अगर आप सोच के देखो कि अगर प्राइमरी लेवल पे ही, यानी गांव के दूर दराज इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर लो, आप कुछ ऐसे जो है नॉर्दर्न प्लेन की आप बात कर लो, सदर्न प्लेन की बात, सदर्न जो है पार्ट्स की बात कर लो, और भी तमाम जो इंडिया की कुछ ऐसे जगह जहाँ पे पहुँचना बहुत आसान नहीं है, वहाँ पे अगर जो हम प्राइमरी लेवल पे ही सुविधाएँ बढ़ा दें और वहीं पे लोगों का इलाज हो जाए, तो इस तरीके से हेल्थ का जो एक भार है वो कम होगा। तो इसके लिए भी, यानी PHC को भी स्ट्रेंथ करने के लिए यहाँ पे बजट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आयुष जो डॉक्टर्स हैं, जिसको कि आप अपने
हेल्थ वाले इश्यूज़ में आप इसको पढ़ लेना, इसको आप समझ लेना कि आयुष कौन होते हैं। तो आयुष डॉक्टर जो हैं, जिसमें कि योगा, नेचुरोपैथी, जो यूनानी, इस तरीके के जो डॉक्टर्स होते हैं, इनको भी वेल ट्रेंड किया जाए और इनको भी एक तरीके से डिप्लॉय किया जाए रूरल एरिया में काम करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए। तो इससे भी क्या होगा, हेल्थ केयर काफ़ी इम्प्रूव्ड होगा। इसके बाद से हम क्या बात करें, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को हम पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा सा बस बताएंगे कि जो बच्चे हैं 2 साल से कम के, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं कि जो कि किसी और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में छूट चुकी हैं, मतलब उनको नहीं ले रहे हैं, तो उनको इस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में रखा जाता है, जिसके माध्यम से एक टीकाकरण का व्यवस्था किया जाता है। कौन सी डिजीज़ के लिए, 12 असाध्य बीमारियों से लड़ने के लिए। उसके बाद से हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस सिस्टम, इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी है। जैसा कि जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार थे, उनके लिए क्या किया गया था, 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई, लेकिन वो सभी तबकों तक आसानी से नहीं पहुंच पाई। तो इसके लिए भारत सरकार अभी के समय में एक जो है, लगभग आपने देखा होगा कि 2 साल पहले, 2 से 3 साल पहले आयुष्मान भारत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके तहत क्या किया गया कि 5 लाख जो है फैमिली को दिया जाएगा, एक फैमिली को दिया जाएगा कुछ ऐसे बीमारियों से लड़ने के लिए जिसके लिए जो है उनके पास जो पैसे नहीं होते हैं, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो होता है इन बीमारियों के इलाज कराते कराते मतलब खर्च हो जाता है, और उनकी गरीबी जो है बढ़ती जाती है। तो इससे उन्मूलन के लिए 5 लाख की व्यवस्था की गई, और ये लगभग कितने लोगों को दिया जाएगा, 10 करोड़ हाउस होल्ड को दिया जाएगा, जिससे लगभग 50 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से फायदा होगा। लेकिन क्या लगता है कि ये 5 लाख जो है या 10 करोड़ लोगों तक ये सभी को दिया जाएगा? नहीं, इसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के हिसाब से इसको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि बेनिफिशियरी कौन है, और उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है ये जो है आयुष्मान भारत जो है इंश्योरेंस स्कीम के तहत उसका इलाज किया जाएगा। ये पैसा देने का नहीं है, मतलब जैसे किसी को अगर जो कोई बीमारी होती है तो पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में जाएंगे और वहाँ पे उनका एक कार्ड बनेगा, उसी कार्ड के बेसिस पे क्या होगा, वो पैसा उनके उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब कौन से, ये जो गवर्नमेंट का जो अकाउंट होगा उससे डिडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा। ओके, हाँ, तो दोस्तों इसी क्रम में आप देखेंगे कि अगला पार्ट जो है एफर्ट बाय सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है कि सिविल सोसाइटी जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, सिविल सोसाइटी हो गया, एनजीओ हो गया, ये हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरीके से बेनिफिट करेंगे। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि 3 जो है हमने ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं, 3 सिविल सोसाइटी के। ऐसे बहुत से सिविल सोसाइटी हैं जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो, जिसके माध्यम से आपका आंसर इनरिच होगा और बेहतर जो है आपको अवसर प्राप्त होंगे कि किस तरीके से इसको सुधारा जाए। तो आप देखोगे कि इसी क्रम में स्माइल इंडिया फाउंडेशन करके है। स्माइल इंडिया फाउंडेशन एक सिविल सोसाइटी है जो कि क्वालिटी जो है क्वालिटी रेट पे कैसे इम्प्रूव किया जाए हेल्थ केयर सिस्टम को, फिर अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके से किया जाए इसी के संबंध में, और एक कॉमन मैन तक किस तरीके से हेल्थ सर्विसेज रीच आउट हों, इसके लिए क्या स्माइल इंडिया फाउंडेशन बहुत बेहतर काम करती है। दूसरे क्रम में देखेंगे कि रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन, मतलब ये रूरल जो है लेवल पे यानी ग्रामीण अंचल पे ये किस तरीके से हेल्थ केयर एंड बेसिक एम्यूनिटीज कैसे प्रोवाइड की जाए आम जनता तक। उसके बाद से किस तरीके से उनके बीच में मेडिसिन्स के पहुँच हो, कैसे छोटे छोटे जो है उनकी डिजीजेज हों उनको कंट्रोल किया जाए, पीएचसी तक कैसे पहुँचाया जाए। ठीक, इन सभी चीज़ों पे जो काम करती है रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन करती है। इसके बाद से सेवा निलयम करके, नाम से ही निलयम है तो आप समझ सकते हो कि साउथ इंडिया का कोई प्रोग्राम होगा। तो इसका ये जो प्रोग्राम है ये तमिलनाडु में चलता है, और इसके माध्यम से एमएमआर यानी जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को किस तरीके से कम किया जाए, इस पे जो है काम करती है ये संस्था। इसी क्रम में आप देखोगे दोस्तों, तो अगला जो है पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP और FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों संस्थाएं मिलकर के जो है हेल्थ सर्विसेज में किस तरीके से हेल्थ केयर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, कैसे न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाए जो है, और किस तरीके से एक डेवलपिंग नेशन से लेकर के डेवलप्ड नेशन के बीच में क्या क्या जो है बीच में कनेक्टिविटी होना चाहिए हेल्थ इशूज़ को लेकर के, इन सभी चीज़ों पर ये काम करती है। तो आप देखोगे कि इसी क्रम में एक और जो है 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मिलिंडा गेट फाउंडेशन। मिलिंडा गेट फाउंडेशन भी इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। इसको भी आप अपने नेट के माध्यम से इसको आप देख सकते हो, अपने आंसर को इनरिच कर सकते हो। इसके बाद से डॉक्टर विदाउट बॉर्डर। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर जो है ये भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे रिलेटेड काम करती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड। इसी क्रम में आप देखोगे
कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया, कौन कौन से मॉडल हैं जिससे आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर का प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। तो वो है केरला एंड तमिलनाडु मॉडल। इसमें क्या इंश्योरेंस मॉडल है एक तरीके से। तो केरला गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो केरला गवर्नमेंट में क्या है कि यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जिसके माध्यम से एक आम जनता को अफोर्डेबल रेट पे उनका इलाज हो, सही से दवाएँ उनको मिलें, सही से आइडेंटिफाई किया जा सके डिजीज पर्सन को, और उनके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, किस किस तरीके से उनका डायग्नोसिस हो सकती है, ठीक, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज करके कैसे हेल्थ केयर को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं केरला मॉडल के, और तमिलनाडु मॉडल भी इसी के बेस पे आधारित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी रिसेंटली जो पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 जो हमारे बीच में आपको देखने को मिला है, तो इसमें जो है केरला मॉडल को बहुत ज़्यादा मतलब अपनाया गया है, सुनने में आया है। तो इससे क्या है कि केरला मॉडल ने किस किस तरीके से कोविड-19 पर नियंत्रण पाई है, तो ये भी एक बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज का ही एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, आप देख सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक प्रोग्राम। मोहल्ला क्लिनिक प्रोग्राम जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, और इसके माध्यम से क्या है कि एक आम जनता को किस तरीके से बेसिक डायग्नोसिस की जाए, उसको मेडिसिन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो पाए, और दूसरी चीज़ की उसके पॉकेट एक्सपेंडिचर को कैसे कम किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि उसका सब पैसा जो है इलाज में ही चला जाए, क्योंकि नॉर्मली हम देखने में आता है कि रूरल इंडिया जो है वो पर्टिकुलरली लगभग अपना 70% अपना जो भी आय होता है उसका खर्च कर देती है इन असाध्य बीमारियों के इलाज में। तो इनसे निपटने के लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब मोहल्ला लेवल पे क्या होता है कि पूरी तरीके से किस तरीके से इन पीएचसी को मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे एनरिच किया जाए, कैसे एक सामान्य जो बीमारी है उसका इलाज त्वरित रूप से हो पाए, इस पे काम बहुत बढ़िया से कर रही है, और इंटरनेशनल फेम एंड रिकॉग्निशन इस प्रोग्राम से इन्होंने पाया है। उसके बाद से आप देख सकते हो ओडिशा ई हेल्थ केयर मॉडल। ओडिशा का ई हेल्थ केयर मॉडल बेसिकली टेलीमेडिसिन से रिलेटेड काम करती है। टेलीमेडिसिन का मतलब दूरस्थ दूरस्थ स्वास्थ्य। तो इसमें क्या है कि दूरस्थ स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि इसके माध्यम से जो है बाय द कनेक्टिविटी इंटरनेट वगैरह के माध्यम से क्या होता है कि पर्टिकुलर पेशेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, और उसके माध्यम से क्या होता है कि जो है इनका इलाज होता है। तो इस तरीके से बेटर अवेलेबिलिटी इलाज कैसे हो सकती है, इसका एक एग्जांपल ओडिशा गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। इसके बाद से आशा हेल्थ वर्कर्स के बारे में आपने देखा होगा, आशा हो गया, एएनएम हो गया, ये सब भी चीज़ें आप एनआरएचएम का जो इशू मैं बता रहा था उसमें आपने देखा होगा कि इनका कितना बड़ा योगदान होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि किस किस तरीके से इन्होंने मतलब इनके प्रयासों के द्वारा जो है जननी सुरक्षा योजना किस तरीके से क्रियान्वित हुई, और एमएमआर और आईएमआर का लेवल काफ़ी किस तरीके से उसमें रिडक्शन देखने को मिला, ये इन्हीं के प्रयासों के द्वारा। लेकिन इसमें भी अभी भी और ज़्यादा इनरिचमेंट की ज़रूरत है। इसी क्रम में दोस्तों आप देखोगे कि नीति आयोग जो है रिपोर्ट अपना पेश करती है, जो है पर्टिकुलरली कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स के आधार पे कि अभी किया है कुछ दिन पहले। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें सबसे टॉप लेवल पे जो है केरला हेल्थ केयर सर्विसेज में आया, और उसके बाद से बिहार आया। तो बिहार का मतलब बिहार सबसे नीचे वाले पायदान पे, और केरला सबसे, यानी कि सबसे बेटर सर्विसेज, मतलब किस तरीके से पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बेसिस पे किस तरीके से प्रॉपर इलाज मुहैया कराना है, कैसे एक असाध्य रोगों का भी इलाज करना है। तो ये सभी चीज़ों में केरला ने नंबर 1 टॉप किया है। इसी तरीके से देखोगे कि जो स्टेट्स जो बांटे गए थे, बड़े स्टेट, छोटे स्टेट, कई तरीके से पैरामीटर्स रखे गए, उनके बेसिस पे आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो मिजोरम ने नंबर 1 पे आया। ऐसे ऐसे आप इसको अपने करंट वाले सेशन से अपडेट कर सकते हो। इसके बाद से आप देख सकते हो दोस्तों कि अगला जो है अचीवमेंट्स क्या है कि या मतलब इसमें क्या क्या और सुधार करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जब मैं अपने चैलेंजेज वाले पार्ट में बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें नेपोटिज्म और तमाम तरीके से कई तरीके से करप्शन और मतलब एक तरीके से पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना, इन सब चीज़ों से ग्रसित है। तो इसका भी स्ट्रक्चरिंग किया जाए। मेडिकल कॉलेज में सीट्स की किस तरीके से व्यवस्था होगी, कितनी सीटें होंगी, क्या उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या होगा, और कौन कौन सा डेवलपमेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, जो है ये पूरी इनकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा इसका समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद से हो गया क्रिएट कंपटीशन ऑफ एमंग स्टेट्स। कंपटीशन
कंपटीशन दोस्तों, कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि नई गवर्नमेंट जो इस समय करंटली जो चल रही है उसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि विभिन्न स्टेट्स के बीच में, यानी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, स्टेट जो है बहुत कमज़ोर हो। यहाँ पे क्या है कि दोनों का समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पे, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो है और डेवलपमेंट वर्क हो, उन सब पे काम करे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की मतलब जैसे आप देख सकते हो तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है, केरला हेल्थ सेक्टर में काफ़ी आगे है। तो इस तरीके से और जो स्टेट्स हैं इनके बीच में कंपटीशन क्रिएट की जाएगी तो वहाँ पे हेल्थ जो इंडिसेस हैं, एक तरीके से हेल्थ का इंडेक्स है वो काफ़ी सुधरेगा और एक प्रॉपर रिलीफ मिलेगी। उसके बाद से आप देख सकते हो दोस्तों अगला टॉपिक, अगला पार्ट जो है इसमें है गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि जो सरकारी मशीनरी है वो किस तरीके से जो है प्रॉपरली वो जो सैनिटेशन के पार्ट्स को लेकर के और भी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के किस तरीके से कार्य कर रही है। यानी आप याद ध्यान रखना कि सैनिटेशन अगर जो प्रॉपर आप देख सकते हो कि ODF प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके माध्यम से क्या है, क्योंकि सैनिटेशन एक इतना बड़ा इशू है, उसके में आपने देखा हो कि एक प्रॉपर सैनिटेशन ही कर दी जाए तो लगभग 70% बीमारियों का खात्मा हो जाता है। तो सैनिटेशन पे जो है अगर गवर्नेंस मॉडल बहुत बढ़िया है कि मतलब प्रॉपर जो है लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको प्रॉपर स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो एक ये भी देखने को मिलता है कि जो है हेल्थ सर्विसेज काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुकी हैं, हो जाएंगी। इसके बाद से आप अगला देख सकते हो कि बजट का जो प्रोविज़न है वो डे बाय डे बढ़ाया जाए और एक तरीके से पॉपुलेशन पॉलिसीज़ पे भी कुछ नियमावली बनाई जाए, कुछ नियम बनाए जाए जिसके तहत क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल की जाए, क्योंकि कंट्रोल पॉपुलेशन में एक बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की क्षमता डेवलप होगी, कैपेसिटी डेवलपमेंट होगी। उसके बाद से आप SDG गोल के बारे में देख सकते हो। SDG गोल में 17 गोल UN द्वारा निर्धारित किए गए, उसमें एक हेल्थ का भी इशू जो है तो वो भी काफ़ी इंरिचमेंट होगा जब ये पूरे पैरामीटर मिलकर के साथ में काम करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइमरी हेल्थ केयर की हम बात करें, प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर जितना इम्प्रूव होगा उतना ही सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे क्या होगा, लोड कम होगा। उसके बाद आप देख सकते हो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में अगर हमने पहले ही बात कर रखा है कि MMR को किस तरीके से कम करना है, IMR को किस तरीके से कम करना है, फिर डिफरेंट डेडलाइंस जो घोषित की गई हैं कि जो है पर्टिकुलरली एड्स को कब तक ख़त्म करना है, और भी जो है चीज़ें हैं कि जो है किसको कब तक ख़त्म करना है, ये सभी चीज़ें डेडलाइंस में दी गई हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल दोस्तों हमको जहाँ तक लगता है कि जितने मैंने पार्ट्स बताए उतने पार्ट्स को अपने आंसर्स में लिखिएगा, जिसके माध्यम से आपका आंसर काफ़ी अच्छा होगा। तो और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई पार्ट्स में छूट गया हो तो आप अपने कमेंट सेशन में इसको और अच्छे से आप इसको देख सकते हो, तो इस माध्यम से आपका आंसर इम्प्रूव होगा। तो आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव करिए, कुछ पार्ट छूट गए हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके UPSC मेंस में आए हैं उसको भी हल करिए। वैसे इसके आधार पर हम आगे एक दो जो क्वेश्चन का मॉड्यूल देंगे, मतलब एक मॉडल आंसर पे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिसमें आपके दोनों हेल्थ और एजुकेशन इश्यूज़ को जोड़ कर का अगला जो सेशन होगा वो इसी पे होगा। और आंसर को इम्प्रूव करें। धन्यवाद।